हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी जोन। हमारा आज का टॉपिक है गांधी नीरा। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि जो भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके हमने 1915 तक कवर किया, जिसमें हमारे सभी इवेंट्स कोमाकाटा मारू इवेंट तक हमने कवर कर लिया था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गांधी नीरा, कि गांधी जी का जीवन काल में क्या क्या इवेंट्स हुए। गांधी नीरा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है 1893 से 1915 तक और दूसरा है 1915 से 1948 तक। जो ये वाला पीरियड है ये वो इंडिया के बाहर रहे हैं, और जो 1915 से लेकर 1948 तक है वो ये इंडिया के अंदर का ही टाइम पीरियड है। तो अभी हमारा जो ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, ये हमने आज पहला जो फेज है उनका लाइफ का वो हमने कवर करना है 1893 से 1915 तक। गांधी जी को 1893 में दादा अब्दुल्ला ने साउथ अफ्रीका में बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको यहाँ पे आके ऑब्जर्व करो और इनके खिलाफ कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ एक्शन हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी जैसे कि इंडिया की कॉलोनी थी। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी 1893 में गए। पहले वो एक साल के ही गए थे वहां पे साउथ अफ्रीका में, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां पे इंडियंस के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इंडियंस के लिए लड़ूंगा। तो पहले एक साल के लिए वो डरबन रुके और बाद में वो 3 साल ही साउथ अफ्रीका में रुक गए। अब गांधी जी ने सबसे पहले हमने देखना है कि वहां पे जाके क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट की, वहां पे कौन कौन सी सोसाइटीज को फॉर्म किया, कौन कौन सी चीजों को बनाया। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1894 में अपने साउथ अफ्रीका जाने के एक साल के बाद नटाल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन की, ये 1894 में की। दूसरा उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाई 1899 में। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया से बता रहा हूं कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन थी गांधी जी के द्वारा हुई। तीसरी थी इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स फॉर्म। इंडियन ओपिनियन एक मैगजीन थी जो कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट की थी, और फिनिक्स फॉर्म ये 1904 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश की है। और लास्ट में टोल्स्टॉय आश्रम था जो कि 1910 में इस्टेब्लिश हुआ साउथ अफ्रीका में। तो ये 4-5 जो जगह थी या 4-5 सोसाइटीज थी जो गांधी जी ने वहां पे स्टार्ट की। अब वहां पे क्या क्या इश्यूज थे, वहां पे क्या क्या इवेंट्स हुए, ये हमने यहाँ पे पढ़ना है कि गांधी जी ने वहां पे क्या क्या चीजों को रिजॉल्व किया, क्या क्या इवेंट्स वहां पे हुए। तो 1906 में साउथ अफ्रीका ने एक पॉलिसी निकाली जिसके तहत जितने भी इंडियंस वहां पे रह रहे हैं उनको वहां पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी कर दिया। तो जितने भी इंडियंस, सिर्फ इंडियंस के लिए ये पॉलिसी स्टार्ट की गई। तो वहां पे गांधी जी ने बोला कि अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग ही रहे हो तो खाली इंडियंस से क्यों, बाकी जो सिटीजन हैं उनसे क्यों नहीं, क्योंकि कॉलोनी में तो सभी कंट्रीज के लोग रहते थे, अफ्रीकन भी थे तो बाहर यूरोपियन भी थे। तो गांधी जी ने कहा कि सिर्फ इंडियंस की ही क्यों। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट की और उनकी एक मीटिंग हुई जनरल स्मर्ट्स के साथ। कहा जाता है कि जनरल स्मर्ट्स के साथ जब मीटिंग हुई तो गांधी जी इस मीटिंग में गए और इनके बीच में एक डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, और गांधी जी इस मीटिंग से इतने गुस्से में बाहर निकले कि उन्होंने जितने भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां पे पड़े थे उनको जला दिया। 1906 में ये इवेंट हुआ साउथ अफ्रीका में। अब 1907 में एक अगला इवेंट हुआ जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियंस थे उनकी मूवमेंट पे रोक लगा दी। उनको ये कहा कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में नहीं जा सकते, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी ऐसी सिटीज थी या कौन सी सिटीज ऐसी थी जिनसे दूसरी सिटीज में नहीं जाने की परमिशन थी। तो ये 2 जगह थी, ट्रांसवाल, प्रिटोरिया और नटाल और डरबन। तो इंडियंस को ट्रांसवाल से प्रिटोरिया या प्रिटोरिया से ट्रांसवाल नहीं आने दिया जाता था, और नटाल से डरबन या डरबन से नटाल नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि गांधी जी का इन्फ्लुएंस काफी फैल गया था साउथ अफ्रीका में, और ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह गांधी जी के फॉलोअर घूमने स्टार्ट हो चुके तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो 1907 में गांधी जी ने इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट की। अब जो अगला इवेंट हुआ 1908 में, गांधी जी को सबसे पहली बार लाइफ में अपनी जो जेल जाने की
स्थिति आई वो 1908 में हुई। ब्रिटिशर्स ने 1908 में गांधी जी को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जेल कर दी। गांधी जी को जेल में भेज दिया गया। तो कुछ 2-3 महीने रखा और गांधी जी उसके बाद रिलीज कर दिया। गांधी जी उसके बाद लंदन चले गए। उनको किसी फ्रेंड ने लंदन में बुलाया। तो यार एक स्टोरी की तरह ही चल रहा है कि एक स्टोरी थी गांधी जी ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो गांधी जी को लंदन में एक दोस्त ने फोन किया कि गांधी जी तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके एक हम डिस्कशन करते हैं कि हमें इस चीजों को कैसे इसका छुटकारा पाना है, ब्रिटिशर्स से हमें कैसे छुटकारा ले। तो गांधी जी लंदन के वहां पे कुछ दिन अपने दोस्त के साथ रुके। उन्होंने वहां पे अपनी डिस्कशन वगैरह की, वहां पे एक पॉलिसीज बनाई कि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो गांधी जी ने वापस आते हुए अपनी ट्रेन में बैठ के ही हिंद स्वराज एक उनकी बुक थी जो लिखी। तो 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल हुआ और उसके बाद वो लंदन चले गए। 1911 और 12 के बीच में गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, गांधी जी ने अपनी पॉलिटिक्स सारी गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी थी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था एमजी रानडे। तो 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से साउथ अफ्रीका मिलने जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में मिलने जाते हैं तो गांधी जी उनके साथ मिलकर बताते हैं कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी बताते हैं कि इंडिया में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं और हम कैसे कैसे लड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने इंडिया में एक सोसाइटी का फॉर्मेशन की होती है जिसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि 1905 में स्टार्ट होती है, जिसके गांधी जी मेंबर नहीं होते वैसे तो गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में साउथ अफ्रीका गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं। अब उसके बाद वहां पे एक दो और इश्यूज होते हैं जिसके खिलाफ गांधी जी लड़ते हैं और बाद में उनको अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं लोगों से। 1911 के बाद ब्रिटिशर ने वहां पे साउथ अफ्रीका में एक और पॉलिसी निकालते हैं कि जितने भी इंडियंस हैं उनकी अगर मैरिज क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं हुई तो वो मैरिज सभी रद्द कर दी जाए। उनकी वैलिडेशन कोई है ही नहीं। अगर कोई भी हिंदू है या कोई भी वहां पे इंडियन सिटीजन रह रहा है साउथ अफ्रीका में और उनकी अगर शादी ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन कम्युनिटी के हिसाब से नहीं हुई तो उनकी शादी की कोई मान्यता नहीं है। तो गांधी जी इसके खिलाफ बहुत ही गुस्सा हुए और इनके खिलाफ लड़ाई उन्होंने रिवॉल्ट की। तो गांधी जी ने ये रिवॉल्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो उनका कोर्ट था उस टाइम पे उन्होंने ये डिसीजन निकाला कि नहीं, अगर हम ये जो अपना हमारा पॉलिसी थी हम इसको अपनी वापस लेते हैं। जितने भी लोग हैं उनकी जो मैरिज है उनकी वैलिडेशन है, बिना चाहे वो क्रिश्चियन की कम्युनिटी से हो बिलोंग करते हो या क्रिश्चियन ट्रेडिशन से हुई हो या किसी और ट्रेडिशन से हुई हो। तो गांधी जी ने अगर देखा जाए तो इंडियन सॉइल में तो चलो काम किया ही किया, बाहर भी काफी उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस किया लोगों को। तो ये सारा उनका जीवन काल था जो इंडिया से बाहर था 1893 से 1915 तक। फिर वो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में वापस आए। इंडिया में उन्होंने अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने लोगों के हालातों को सुधार के लोगों की काफी मदद की और उसके बाद वो इंडिया में वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को बॉम्बे में आए। उनको इंडिया में आने के बाद उनको एक अवार्ड भी दिया गया जिसका नाम है केसरे हिंद। केसरे हिंद एक अवार्ड दिया गया। इसको उन्हें इंडियन एम्बुलेंस कोर की फॉर्मेशन के लिए दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आया भी जाए कि गांधी जी को कौन सा अवार्ड मिला था इंडियन एम्बुलेंस कोर की फॉर्मेशन के लिए, तो वो अवार्ड का नाम था केसरे हिंद। तो ये सब कुछ काम जो थे गांधी जी ने किए। अब वो गांधी जी जब इंडिया में आते हैं अब तो इंडिया के लिए अब इंडिया के लोगों के लिए वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आगे जितने भी सत्याग्रह होते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण वगैरह, हमें वो सब कुछ अगले फेज में पढ़ना है जो कि 1915 से लेकर आगे 1945 तक 48 तक ही है। तो ये सब कुछ था गांधी जी का सबसे पहला फेज ऑन फॉरेन सॉइल या बाहर की जमीन पे। तो जो अगला टॉपिक हमारा 1915 से 1948 तक है। अगला फेज है वो गांधी जी का 1915 से लेकर 1948 तक है। इससे पहले हमने पढ़ा कि गांधी जी ने जो भी साउथ अफ्रीका में जो फॉरेन सॉइल में किया 1893 से लेकर 1915 तक। तो अब जो अगला जितना भी हमारे लेक्चर होंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, वो सभी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की इंडिया में हुए जो 1915 से स्टार्ट है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलेंगे। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आते हैं और आने के बाद वो सबसे पहले साबरमती आश्रम को इस्टेब्लिश करते हैं अहमदाबाद में। तो अब जो सबसे पहला इवेंट हुआ इंडिया में गांधी जी के आने के बाद 1915 में, उसको बोलते हैं होम रूल मूवमेंट। इस होम रूल मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज अरुणदाई।
और इनको इस मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, पुणे में। एनी बेसेंट को माना जाता है कि ये इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली औरत थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी वो होती है जिसमें अच्छे कामों के लिए, जैसे कुछ मान लो स्पिरिचुअलिटी के लिए, एजुकेशन को प्रोत्साहित करते हैं, तो लोगों को एक अच्छे मार्ग पे लगाने के लिए एक सोसाइटी बनती थी जो वेस्टर्न सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो एनी बेसेंट उसकी पहली स्टार्टिंग फाउंडर थी। तो उसके बाद होम रूल मूवमेंट की जो डिमांड थी वो डिमांड थी सेल्फ गवर्नेंस और डोमिनियन स्टेटस की। उनकी ब्रिटिशर से ये डिमांड थी कि हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खुद करने का हक होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही है कि सेल्फ गवर्नेंस, हम अपने इंडिया को खुद ही अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो होम रूल मूवमेंट में दो न्यूज़पेपर स्टार्ट की, एक मराठा और दूसरी नाम थी केसरी। मराठा जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी और जो केसरी थी वो मराठी लैंग्वेज में थी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो एक तो आपको आइडिया दिख रहा है कि क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट इनफ है। हाँ, सीएससी जो है एग्जाम, उसमें मैं आपको बोलूंगा नहीं कि ये बिल्कुल सफिशिएंट इनफ है, क्योंकि उसमें आपको बहुत पढ़ना है और इसको डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इसको आप थोड़ी डिटेलिंग में गो थ्रू करें। तो ये जो आपको मैं कंटेंट बता रहा हूँ ये हमारे बाकी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। सेकेंड जो इवेंट हुआ वो है लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग पैक्ट। ये 1916 में हुआ। अब हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस वॉर में ब्रिटेन और टर्की के बीच में आपस में लड़ाई स्टार्ट हो गई। वो ये कि इस्लाम की एक पोस्ट होती है जिसे हम खलीफा बोलते हैं या खलीफेट बोलते हैं। जैसे हमारे जो इस्लाम की जो टॉप मोस्ट, मतलब कोई इस्लाम का टॉप मोस्ट लीडर हो उसको हम खलीफा बोलते थे। तो ब्रिटेन और टर्की में इस खलीफेट की पोजीशन को हटाने के लिए एक लड़ाई स्टार्ट हुई। तो जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 1 में, तो इंडियन मुस्लिम ये पूरे वर्ल्ड में जहां पे जितने भी मुस्लिम थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफी नाराज हो गए। वो नाराजगी इंडिया में मुस्लिम्स और कांग्रेस के साथ मिलने का एक रीजन बन गई। तो लखनऊ पैक्ट में यही हुआ कि एंटी ब्रिटिश फीलिंग ग्रो करना स्टार्ट होगी, क्योंकि वॉर स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिश और टर्की के बीच में। तो ये सेशन हुआ लखनऊ में, जिसकी प्रेसिडेंट थी अंबिका चरण माजुमदार। इस सेशन में दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाए। मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ देते हैं जो डोमिनियन स्टेटस की तुम्हारी डिमांड है, और कांग्रेस ने ये कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो तुम्हें अवार्ड किया गया था हम उसको हम फेवर में करते हैं। तो ये दोनों हुआ, आपस में दोनों का मिलाप हुआ, तो इसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। इससे अगला जो इवेंट हुआ वो था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये 1917 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो मॉन्टेग था वो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने जैसे अभी इन्होंने देखा कि मुस्लिम और कांग्रेस मिल चुकी है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल चुके हैं, तो अब हमें डिवाइड करने के लिए वापस से कोई ना कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि और ज्यादा डिवाइड एंड रूल की फीलिंग लाने के लिए सिख और क्रिश्चियन जो थे, इन दोनों की कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड कर दिया। तो इस रिफॉर्म के थ्रू जो सिख और क्रिश्चियन थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, जैसे कि 1909 में मुस्लिम लीग को दिया गया था। तो ये हमारा था 1917 तक। अब इसके बाद हमारी जो सभी चंपारण वगैरह और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, चंपारण, फिर आगे खेड़ा सत्याग्रह वगैरह, ये सब कुछ ये गांधी जी के अंदर जो आएंगे, ये हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हमारा यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो वगैरह हो कुछ भी तो प्लीज नीचे कमेंट या फीडबैक दें, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको वापस से रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।